हेलो बच्चों, आज हम मानव विचलन को एज्यूम मीन से कैसे निकालते हैं उसको जानना सीखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको कंटिन्यूस सीरीज़ में स्टैंडर्ड डिवीजन को एक्चुअल मीन मेथड से कैसे निकालते हैं उसे समझाया था। आज मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज़ में एज्यूम मीन के थ्रू स्टैंडर्ड डिवीजन को कैसे निकालते हैं उसको बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं अपना सवाल। मगर हाँ, जब आपके परीक्षा में सवाल आएगा तो सबसे पहले आप ये प्रूफ कीजिएगा, ये श्योर कीजिएगा कि कौन सी श्रृंखला आपसे पूछी जा रही है, कौन सी सीरीज़ आपको आपके सवाल में दिया है। पहले ये निश्चित कर लीजिएगा। आप सवाल को देखिएगा, सवाल को देख के अच्छे से दिमाग का उपयोग करके सबसे पहले ये निर्धारित कर लीजिए कि ये श्रृंखला कौन सी है। क्या ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, क्या ये डिस्क्रीट है, क्या ये कंटिन्यूस है। और उसके हिसाब से टेबल में जितने कॉलम्स बनेंगे वो बनाते चले जाइएगा, और जो जो चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे लिखनी है उसको आप लिखते चले जाइएगा। फिर उसी के आधार पे उस श्रृंखला में कौन सा आप मेथड यूज़ कर रहे हो, क्योंकि सवाल आपको पेपर में आएगा उसमें कहीं आपको स्पेसिफिकली या आपको विशिष्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि आप एक्चुअल मीन मेथड से निकालिए या एज्यूम मीन मेथड से निकालिए या स्टेप डिवीजन मेथड से निकालिए। आपको जो भी मेथड पसंद हो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। आपको सीरीज़ का ध्यान रखना है, सीरीज़ आपकी गलत चूज़ नहीं होनी चाहिए। सीरीज़ आपने सही चूज़ किया हो वो याद रखिएगा। सीरीज़ अगर आपकी सही है तो मेथड आप अपने मन से चूज़ कर सकते हो, मगर मेथड में उस मेथड को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तभी आप स्टैंडर्ड डिविएशन का सवाल एग्ज़ाम में सही कर सकते हो। अमूमन जब आपके परीक्षा में स्टैंडर्ड डिविएशन का सवाल आएगा तो उसके साथ आपसे मीन भी पूछा जा सकता है। ये निर्भर करता है एग्ज़ामिनर के ऊपर, बट ऐसा हो सकता है कि वो आपसे मीन भी साथ में मध्यमान निकालने को पूछ ले वो। तो जैसे ये सवाल आपको दिया हुआ है, यूजिंग शॉर्टकट मेथड कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। साइज़ आपको दी है, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 और ऐसे करते हुए 10 से 12 तक उसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है पहले हम सबसे पहले अपने टेबल में उसको लिख लेंगे। तो साइज़ हमें जो दिया है, जो कि क्लास इंटरवल भी है, जो कि ग्रुप डेटा भी है, समूह आंकड़ा दिया हुआ है। याद रखिए कंटिन्यूस सीरीज़ को हम ग्रुप डेटा के नाम से भी जानते हैं या क्लास इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ बोलिए, क्लास इंटरवल बोलिए या ग्रुप डेटा बोलिए, बात एक ही है। तो यहाँ सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर फ्रिक्वेंसी निकलेंगे। जैसे आपके इस सॉल्यूशन दिया है, इस सवाल का सॉल्यूशन दिया, उसमें पहले आपने क्लास इंटरवल लिखा हुआ है यहाँ पे या साइज़ लिखा है, उसके बाद मिड वैल्यू निकाला है, फिर फ्रिक्वेंसी निकाला है। तो आप भी वैसा कर सकते हो, ये अच्छा भी है, देखने में आपके लिए भी सहूलियत रहेगी। तो यहाँ पे मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने पिछली क्लास में आपको एक्चुअल मीन मेथड में बताया था, मगर एक बार फिर रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो लोअर लिमिट हमारी 0 है, यहाँ पे अपर लिमिट हमारी 2 है, तो 0 + 2 अपॉन 2 1 आ जाएगा। फिर 2 + 4 अपॉन 2 तो वो 3 आ जाएगा। 2 + 4 6 होता है, 6 अपॉन 2 3 आएगा। फिर तीसरा क्लास इंटरवल में 4 से 6 तक है, तो 4 + 6 अपॉन 2 करेंगे तो वो हमारा 5 आ जाएगा। 6 + 8 अपॉन 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 8 + 10 अपॉन 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 10 + 12 अपॉन 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब आपने ध्यान से देखा हो, ये तो मैंने एक एक करके सभी का निकाल दिया मिड वैल्यू। आप चाहें 3 का मिड वैल्यू निकालो, 3 के मिड वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा वही आगे भी आएगा। सेम डिफरेंस आना चाहिए, बस ये याद रखिए। सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गलती की है। 1 से 3 के बीच में 2 का डिफरेंस, 3 से 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, तो 5 में +2 कर दीजिए तो 7 आ जाएगा। फिर +2 कर दिया एंड सो ऑन, ऐसे प्लस करते हुए लास्ट तक लिख दीजिए नंबर। इसके बाद फ्रिक्वेंसी जो हमें दी थी हमने उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू उतार ली। फिर हम डिविएशन निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में डिविएशन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उस डिविएशन का हम स्क्वायर भी करते हैं। और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला में कहीं ना कहीं वो होता क्या है, वो स्क्वायर रूट होता है किसका, डिविएशन के स्क्वायर्स का। स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड आपके डिविएशन के स्क्वायर का।
तो यहाँ पे हम डिविएशन पहले निकालेंगे। तो डिविएशन के लिए यहाँ पे dx इज इक्वल टू m माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एज्यूम मीन मेथड में एज्यूम मीन ए से रिप्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको बोला था अगर आपको मतलब जो साइज़ दी है, यहाँ साइज़ आपकी मिड वैल्यू है, वो अगर आपको ऑड नंबर दिए हैं, जैसे ऑड नंबर यहाँ 5, उनकी गिनती करके आपको पहचानना होगा कि वो ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। यहाँ मैं गिनती की यहाँ 6 नंबर में पा रहा हूँ, 1 3 5 7 9 11, तो 6 नंबर है। तो यहाँ पे हम तीसरी या चौथी में से कोई ले सकते हैं। तो उन्होंने देखिए सवाल में भी तीसरी वैल्यू ली है, 5 लिया है। तो dx इज इक्वल टू m माइनस ए हो गया। m का मतलब मिड वैल्यू है, स्मॉल m यहाँ पे मिड वैल्यू से है। तो m हमारा 1 है, 1 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, 3 में से हम -5 करेंगे तो -2 आएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा, 7 में से हम 5 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो +2 आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, 11 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा 11 में 5 माइनस करेंगे तो हमारा +6 आएगा। अब ये जो वैल्यू आई, इसका हम सीधा स्क्वायर नहीं निकालेंगे डिविएशन का, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था जब हम एक्चुअल मीन मेथड से कर रहे थे, तो जो डिवीजन आया था उसी का हमने स्क्वायर निकाल दिया था। यहाँ हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं निकालेंगे डिवीजन का, यहाँ पे हम डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम गुणा करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ या आवृत्ति के साथ। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हमें दी है 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -8 आएगा, फिर 4 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर -8 आएगा क्योंकि निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव है। 6 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो +8 आएगा, फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो +8 आएगा, 8 आएगा, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो आपका प्लस में 36 आएगा। अब ये हमारा FDX निकल गया, और जो इसमें कुछ वैल्यू हमारी निगेटिव आई, कुछ पॉजिटिव आई है। तो निगेटिव वाले नंबर्स को एक ग्रुप में कर देना और पॉजिटिव वाले नंबर्स को एक ग्रुप में ऐड कर लेना, दोनों को एक ग्रुप में ऐड कर लीजिए। जैसे मैंने किया है -8 -16 हो गया, और +8 +36 +52 हो गया। अब इन दो नंबर में से, ये दोनों नंबर डिफरेंट साइंस के हैं, तो डिफरेंट साइन के नंबर हमेशा घटते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसको घटाइए, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 36 आएगा। बट इन नंबर के पहले किसका साइन लगेगा वो डिपेंड करता है कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे +52 बड़ा है, तो इसलिए जो आपकी वैल्यू 36 आई उसके पहले पॉजिटिव का साइन लगेगा, मतलब वो पॉजिटिव नंबर 36 होगा। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट कॉलम निकालेंगे वो निकालेंगे f इंटू dx, मतलब कि FDX स्क्वायर निकालेंगे। FDX स्क्वायर का जो कॉलम है उसकी वैल्यू हमने कैसे निकाली है, फ्रिक्वेंसी को हमने dx और इंटू dx किया है, मतलब जो हमने dx निकाला है उसको हमने स्क्वायर किया, उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप चाहें यहाँ पे dx स्क्वायर का एक आप कॉलम दे सकते हो, किताब में नहीं दिया है मगर आप dx स्क्वायर का कॉलम दे सकते हो। dx स्क्वायर क्या है, -4 जो आपने निकाला है, -2 निकाला है, 0 है, +2 है, +4 है, +6 है। तो चाहें आप एक अलग से कॉलम बना के इनको आपस में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर निकाल लीजिए, स्क्वायर ऑफ डिविएशन का। स्क्वायर ऑफ डिविएशन निकालने के बाद उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे तो क्योंकि एक ही कॉलम में दोनों चीज़ कर दी गई है, मगर आप अलग अलग कॉलम में भी ये काम कर सकते हैं। dx स्क्वायर ऑफ डिविएशन जब निकालेंगे तो -4 इंटू -4 पॉजिटिव सेट्स हो जाएगा, -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, +2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, +4 इंटू +4 करेंगे तो पॉजिटिव 16 हो जाएगा, +6 इंटू +6 करेंगे तो पॉजिटिव 36 हो जाएगा। फिर इसको आप फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे जो ये वैल्यू आई है, क्योंकि यहाँ कॉलम बना नहीं है, मगर आप इस तरीके से कर सकते हो। पहले आप स्क्वायर डिविएशन का निकाल के डिविएशन फ्रॉम एज्यूम एवरेज, जो आपका dx की वैल्यू आपकी आई है, dx की वैल्यू में dx के कॉलम में जो हर एक वैल्यू आई है उसका स्क्वायर निकाल के ऐप से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो साथ में भी आप निकाल सकते हो, जैसे इसमें निकाला हुआ है। तो यहाँ पे साथ में निकाला हुआ है, तो dx का जो आपने स्क्वायर जो डिविएशन का निकाला है उसको 2 आप फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है इन्होंने। तो फ्रिक्वेंसी हमें क्या दी है, फ्रिक्वेंसी पहली हमको 2 दी है, 2 को हमने dx से मल्टीप्लाई किया, dx की वैल्यू जो हमें दी है वो -4 है, तो 2 इंटू -4 तो आपका 32 हो गया पॉजिटिव में। फिर 4 इंटू -2 इंटू -2 वो हमारा 16 हो गया। फिर तीसरी जो वैल्यू आई है 6 इंटू 0 वो 0 आएगा। फिर 4 इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा, 2 इंटू 4 करेंगे 32 आएगा, 6 इंटू 6 करेंगे तो
216 आएगा। तो इस तरीके से इंडिविजुअली मैंने हर एक जो रेंज दी है उसकी मैंने एफ डी एक्स स्क्वायर निकाल दिया, हर एक मिड वैल्यू का आपका एफ डी एक्स, हर एक मिड वैल्यू का आपका एफ डी एक्स स्क्वायर निकल गया। अब सभी को ऐड कर लीजिए, जो कि सबमिशन एफ डी एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि 312 आ रहा है। तो इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला जो है वो स्क्वायर रूट सबमिशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सबमिशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ज़्यादा चांस है आपके कंटिन्यूस सीरीज़ के ही आने के, और उसमें भी जो मेथड आता है वो स्टेप डिविजन मेथड, कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन सवाल आपका एग्ज़ाम में आएगा। आप जो मेथड यूज़ कीजिएगा वो मेथड या तो स्टेप डिविजन मेथड यूज़ कीजिएगा, नहीं तो एज्यूमिंग मेथड यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये मेथड ज़्यादा ईजी पड़ेंगे आपके लिए। तो फॉर्मूला यही यूज़ करोगे। अगर एज्यूमिंग मेथड आएगा तो अब वैल्यू पुट करोगे। सबमिशन एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने सबसे आखिरी में निकाली है, तो उसको आप न्यूमरेटर में लिखोगे स्क्वायर रूट के अंदर। 312 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ 24 होगी। पिछले वीडियो में भी बताया था, एक्चुअल मीन मेथड में जो वैल्यू होती है एन की, वही हमारा एज्यूमिंग मेथड में भी होती है। 24 हो जाएगा, माइनस फिर सबमिशन एफ डी एक्स हमने निकाला था आपका मल्टीपल ऑफ डिविएशन एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी का जो सबमिशन आया था वो हमारा सबमिशन एफ डी एक्स था, जो कि 36 है। 36 अपॉन एन की वैल्यू 24, उसका हम स्क्वायर निकालेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट 312/24, तो 24 के टेबल में 312 13 बार आता है, तो 13 हो जाएगा, माइनस फिर 36/24, ये आपका 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 12 का टेबल अगर आपको 12 का पहाड़ा आता होगा, 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, तो 3/2 हो गया। 3/2 की वैल्यू क्या हो गई, आप राइट साइड देख सकते हो, नीचे मैंने लिखा भी है, वो हो जाएगी 1.5 हो जाएगी। फ्रैक्शन 3/2 को हम 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। ये राइट साइड पे मैंने किया हुआ है नीचे की ओर। आप ये लिखोगे 2.25 लिख लोगे 36.24 का स्क्वायर की जगह पे। अब 13 में से 2.25 को घटाओगे तो 10.75 आएगा, तो इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे। स्क्वायर रूट मैंने पिछली वीडियोस में आपको निकालना सिखाया है, तो 3.28 आ जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। मगर दोस्तों बच्चों, अगर इस सवाल में आपसे मीन भी पूछा जाएगा, तो मीन का जो फॉर्मूला है एज्यूमिंग मेथड में स्टेप डिविएशन जब निकालते हैं, तो वहाँ पे मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस सबमिशन एफ डी एक्स अपॉन एन। a प्लस सबमिशन एफ डी एक्स अपॉन एन। यहाँ a की वैल्यू आप लिखे होगे, जब टेबल आपने बनाई होगी तो उसमें a को भी लिखा होगा। डी एक्स निकालते समय a की वैल्यू को आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे a की वैल्यू को आपने लिखी भी होगी, तो वो हमारी यहाँ 5 थी। तो 5 प्लस सबमिशन एफ डी एक्स अगर हम कहें तो यहाँ 36 है। 5 प्लस न्यूमरेटर में सबमिशन एफ डी एक्स मतलब 36 अपॉन आपका n होगा, n 24 है, तो 36 अपॉन 24 आपका 1.5 हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 5 प्लस 1.5 जो कि 6.5, यहाँ पे जो मीन की वैल्यू आएगी वो आपकी 6.5 आएगी, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप सवाल करोगे अगर एग्ज़ाम में आपके आता है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आपसे पूछा जाता है और आप एज्यूमिंग मेथड को यूज़ करते हो निकालने के लिए, साथ में मीन भी इसमें निकालते हो, तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करोगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कैलकुलेशन का आप ध्यान रखिएगा, नंबर्स को सही कॉपी कीजिएगा। जनरली बच्चे एक काम ये भी कीजिएगा, जब आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन पेपर में दी होंगी उसको कॉपी कीजिएगा, तो सही से नंबर को उतारिएगा, नंबर को गलत मत उतारिए, क्योंकि बहुत जनरली बच्चे नंबर को कभी भी गलत उतार देते हैं, उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नंबर को सही तरीके से कॉपी कीजिएगा और उसके सामने उसकी फ्रिक्वेंसी को भी सही कॉपी कीजिएगा। और कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखिएगा, कहाँ पॉजिटिव साइन होगा कहाँ निगेटिव होगा, कहाँ पे साइन लगाना कहीं मिस तो नहीं कर गया, इसका ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन आपको टेबल आना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, डिवीज़न भी करना आना चाहिए, क्योंकि डिवीज़न बहुत से बच्चे डिवीज़न भी नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। जब टेबल ही नहीं आता तो डिवीज़न तो हो ही नहीं पाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीज़ों का ध्यान, स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब ये सब चीज़ें आपको आएंगी तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एग्ज़ाम में आपके सही तरीके से करने के चांसेस भी हो जाएंगे। और नहीं तो फिर आप यही कहोगे कि मैंने किया सब कुछ सही है मगर मेरा आंसर नहीं आ रहा। उसके पीछे रीज़न कहीं ना कहीं आपने उसको सॉल्व करते समय गलती की है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है जनरली। क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है ज़्यादातर कि वो उनको फॉर्मूला सही आता है
उन्होंने कॉलम भी सही से बनाए होते हैं, जितने कॉलम बनने चाहिए उतने कॉलम बनाए होते हैं, मगर जनरली वो कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं तो उनके आंसर्स करेक्ट आते नहीं हैं, और जो गलती होती है वो बहुत माइनर माइनर मिस्टेक होती है एडिशन करने में, डिवीज़न करने में, मल्टीप्लिकेशन करने पे, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। क्लास 5 आप 6-7 के बच्चे से पूछोगे तो वो भी सही कर देंगे। तो वो गलती हो जाती है, वो हड़बड़ी में हो जाती है, जल्दबाजी में, टेंशन में, प्रेशर में कि और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी बहुत हो जाती है कि मेरा क्वेश्चन सही होना चाहिए, मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिमाग में काफ़ी चीज़ें जो चल रही होती हैं वो गलती हमारी करवा देता है। तो एग्ज़ाम में जब आप कीजिएगा तो बहुत कूल होकर रिलैक्स होकर कीजिएगा, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ न्यूमेरिकल सबसे आखिरी में कीजिएगा। न्यूमेरिकल कभी पहले मत कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आप पहले अटैम्प्ट करोगे ये सोच कि मैं मैथ्स में, जो बहुत अच्छे हैं मैथ्स में, जो मैथ्स के बैकग्राउंड के हैं, जो स्टूडेंट्स मैथ्स के बैकग्राउंड के हैं, वो तो पहले करें, उनके लिए तो मैं बोलूँगा, या जिसकी कमांड बहुत ज़बरदस्त है, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व भी करता है, वो क्वेश्चन सॉल्व भी करती है बच्ची और उसका गलत भी नहीं होता, तो वो पहले करे। बट जो बच्चियाँ क्वेश्चंस सॉल्व करते समय उनसे मिस्टेक ज़्यादातर हो जाती है, या एक बार में उनका आंसर नहीं निकलता, तो मैं उनको कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा कि पहले वो न्यूमेरिकल करे, पहले वो थ्योरी करे, सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल का पार्ट करे। इवन कि आपके ऑप्शन में जो न्यूमेरिकल है उसके साथ भी एक थ्योरी है, मतलब दो आपके ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शन में पहला या दूसरे में से कोई एक करना होता है, मगर दोनों पार्ट में आपके न्यूमेरिकल्स के साथ थोड़ी सी थ्योरी हो, 5 नंबर की या 2-3 नंबर की, तो पहले आप थ्योरी कर लीजिएगा वो 3 नंबर या 5 नंबर की, और फिर न्यूमेरिकल कीजिएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आप आखिरी में कर रहे हो, समय कम है, तो आपका अगर आप जितना कर लेते हो सही से उतना नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपने पहले न्यूमेरिकल कर दिया, न्यूमेरिकल ही गलत किया, तो वो तो कट जाएगा, और आपने उसमें समय भी काफ़ी दे दिया होगा, तो वो भी समय आपका चला गया होगा, वो वापस तो आएगा नहीं, और कहीं ना कहीं फिर बाकी क्वेश्चन ना करने को आपको करने का समय ना मिलने के कारण उसके नंबर आपके कट जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको पछतावा होगा। इसलिए न्यूमेरिकल जो वीक हैं या एवरेज हैं वो सबसे लास्ट में करें, सबसे लास्ट में। अगर कम भी टाइम है तो जितना कर पाएँ उतना करके दे दें, अगर सही होगा तो सही होगा, नंबर मिल जाएगा, गलत होगा तो फिर कटेगा, तो फिर कोई बात नहीं, फिर ये पछतावा तो नहीं रहेगा इसके कारण मैंने दूसरा थ्योरी नहीं कर पाया। और जो एकदम वीक हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा, अगर आपका थ्योरी पार्ट आता है न्यूमेरिकल्स के साथ, आपका थ्योरी एक ऑप्शन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली एक ऑप्शन आपका थ्योरी आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल के साथ, तो आप थ्योरी कर लीजिएगा, आप न्यूमेरिकल के चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि आप अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप 3-4 महीने में एकदम ही बढ़िया हो जाओगे, क्योंकि होता है क्या है, अभी आप प्रैक्टिस कर भी लोगे, मैं एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके भी जाते हैं, मगर उस प्रेशर को हम झेल नहीं पाते हैं, और वहाँ पे हम सवाल को गलत करके आ जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी फील हो तो मत कीजिएगा, थ्योरी की भी तैयारी करके जाइएगा, कि थ्योरी कर लें, कि थ्योरी में आपको नंबर मिल जाएगा, एक एवरेज नंबर मिल ही जाएगा, और सवाल में अगर आपने गलत कर दिया स्टार्टिंग में ही तो पूरा ज़ीरो ही मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। खैर